देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। इसका फर्स्ट फैक्टर है नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर और स्टेट। सेकेंड हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड होता है टेम्परेचर। और फोर्थ हम देखते हैं होता है कैटालिसिस, कैटालिसिस। तो अब यहाँ पे हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर एंड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट कि कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नेचर पर डिपेंड करता है। हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला हम एग्जांपल देखते हैं, सोडियम है H2 के साथ में रिएक्शन करता है और NOH फॉर्म करता है प्लस H2। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम, कैल्शियम है H2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यानी कि जो सोडियम है, सोडियम और कैल्शियम दोनों का नेचर अलग है। सोडियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ये एक फास्ट रिएक्शन होती है और एक्सप्लोसिव भी हो जाता है, तो ये एक फास्ट रिएक्शन है। और जब कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होती है तो ये एक मॉडरेट, यानी कि कैल्शियम प्लस H2 मिलके इजीली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कन्वर्ट हो जाता है और ये एक मॉडरेट इक्वेशन होती है, मॉडरेट पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का नेचर अलग होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, अफेक्ट करेगा कि रिएक्शन फास्ट है या फिर रिएक्शन मॉडरेट है या स्लो रिएक्शंस है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कि कैसे जो रिएक्टेंट होता है वो उनकी स्टेट पे डिपेंड करता है। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, एक तरफ आयरन लेते हैं, हम आयरन का ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं आयरन का पाउडर। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, FeCl3 प्लस, यानी कि हम कुछ इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, 3H2। यानी कि Fe का रिएक्शन HCl से कराने के बाद FeCl3 फॉर्म करता है। यानी कि अगर हम आयरन नेल ले लेते हैं, आयरन नेल जो कि सॉलिड है और सॉलिड जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो देगा तो FeC3, और एक तरफ हम आयरन पाउडर ले लेते हैं, आयरन पाउडर। तो इनमें क्या अंतर है, और लेकिन जो आयरन पाउडर है यानी कि जो पाउडर फॉर्म में है वो फास्टली रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो स्टेट है ये भी डिपेंड करेगा यहाँ पे कि ये सॉलिड है, ये पाउडर फॉर्म में है। अब देखते हैं ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं इस तरीके से। ये तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो टाइटली बाउंड होने की वजह से ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और जो इनकी रिएक्शन होती है वो स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन कंपेयर टू अगर लिक्विड देखें या फिर हम गैस फेज देखें तो वो दोनों ही क्या है, लिक्विड में थोड़े से लूजली होते हैं और गैस में पूरी तरीके से लूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रीली मूव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो गैस फेज में बहुत ही हाई होती है। हम यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं इसके लिए। देखते हैं जैसे सोडियम है, अगर I2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, अगर सपोज हम सॉलिड फेज में लेते हैं, सॉलिड फेज में तो ये NaI, यानी कि सॉलिड फेज में ये NaI बनाता है, और अगर हम गैस फेज में देखते हैं तो भी ये NaI ही फॉर्म करेगा। लेकिन अब ये रिएक्शन फास्ट है, अब ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन हो जाएगी, और चूंकि ये गैस फेज में है तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी।
जैसा अभी बताया कि गैस फेज जो होते हैं वो फ्रीली मूव पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर फ्रीली मूव एटम्स होते हैं बहुत सारे, जो इजीली रिएक्ट फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग में मटेरियल में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो हाई कंसंट्रेशन होगी, और ये इसकी लो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाएगी, लो कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो जब कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि अगर हाई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा, और अगर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज हम एक कैंडल जला लेते हैं, इस तरीके से हम एक कैंडल बर्न कर रही है और हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये वैक्स की बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो फ्लेम है इसकी क्या करती है, वैक्स को पिघलाती है। तो जो ये जो फ्लेम है ये किसकी वजह से, जो आसपास वहां पे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। सपोज अगर हम एक गिलास ले लें और गिलास को इस कैंडल के ऊपर ढक दें यहाँ पर इस तरीके से हम, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फ्लेम कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा कि ये तुरंत बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फ्लेम तो यानी कि जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होने का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पे। अब हम अभी तक तो हमने ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखा। अब अगर इसी को हम मैथमेटिकल पुट करना चाहें कि मैथमेटिकल कैसे इसको हम देख सकते हैं, इसके लिए हमने एक लॉ दिया गया है इसके लिए, वो है डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ देखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं इसके लिए, ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ में और सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसका रेट देखने के लिए हम क्या देखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम इसको ऐसे देखेंगे, बी की पावर वाई। अब व्हाट इज एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई यहाँ पर क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं इसकी पावर, यानी कि ये इसका एक्सपोनेंट है, लेकिन ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ये मे या मे नॉट बी, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट हो सकता है, मे या मे नॉट, इस तरीके से मे या मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैट्रिक कोएफिशिएंट, ये x और y की वैल्यू, क्योंकि ये जो x और y की वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। अब हम इसके लिए, इसको समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका रेट एक बार, चूंकि ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है हमें से, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखो जो रेट है ये, इसको अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, यानी कि a की पावर x और b की पावर y, ये इस तरीके से। और हम रेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं रिएक्टेंट के लिए, ये इस तरीके से। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं आप।
सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसका। 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। अगर हम इस इक्वेशन का रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू K NO की पावर x और O2 की पावर y, और यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी? K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। यानी कि इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं NO के, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2NO2 फॉर्म करते हैं। यहाँ पे इस केस में हम देख सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसकी पावर है। और इसके अलावा हम और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है CCl3 प्लस एक मिनट प्लस Cl2, ये CCl4 प्लस HCl। इस केस में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे इसका हम रेट लिखते हैं, तो रेट बराबर क्या होगा? K और क्लोरोफॉर्म CHCl3 की पावर x और Cl2 की पावर y। K CHCl3 x की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही होगी, पर Cl2 की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी। जो फ्रैक्शन है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो हाफ है। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल लिया जा रहा है Cl2 का, लेकिन जो इसका फ्रैक्शन आया 1/2, यानी कि जो रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। और अगर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये यहाँ पर तो 1 मॉलिक्यूल है बट यहाँ पे हाफ है, तो अभी भी डिस्कस किया था कि मे या मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ही इक्वल होगा। थर्ड है इसमें, एक देख लेते हैं रिएक्शन इथाइल एसीटेट की प्लस H2O, ये CH3 OH प्लस C2H5OH, यानी कि रेट जो होता है पावर x और H2 की पावर y, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? CH3 CO C2H5 की पावर 1 और ये H2 0, यानी कि इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो केवल इथाइल एसीटेट ही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी पावर 1, और ये यहाँ पर पावर आएगा 0। वाटर के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रेट लिखते वक्त, अगर इसका रेट लिखेंगे हम तो।